It's been 34 years since Janice McCall last saw her daughter. Stacy McCall, Susie Streeter, and Cheryl Levitt's disappearance. It's now been 34 years since Janice McCall last saw her daughter. Take responsibility and say where they are and let A reward fund rather of $43,000 has been established. हमारे लिए सबसे रहस्यमय जगह क्या है? कोई जंगल, पुराना महल या फिर कोई हॉन्टेड जगह? पर जरूरी नहीं कि हमेशा रहस्य यहीं से शुरू हो। एक पुराना, एक नॉर्मल सा घर भी अपने अंदर कई राज समेटे चल सकता है। ये कहानी भी एक ऐसे ही घर की है जहाँ एक रात पहले तक तो सब कुछ नॉर्मल था। एक माँ जो अपने घर में ही थी और उसकी बेटी जो अपनी ग्रेजुएशन पार्टी सेलिब्रेट कर कर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ घर वापस आई थी। 3 लोग जो शायद उस रात अपने आने वाले भविष्य के प्लान बना रहे होंगे, उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात बन जाएगी। अगली सुबह जब उनके दोस्त घर पर पहुंचे तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। वो लोग अंदर गए, सब कुछ नॉर्मल था। बाहर गाड़ी खड़ी थी, घर में कपड़े, ज्वेलरी, पर्स सब अपनी जगह पर रखा हुआ था। इवन घर का कुत्ता भी वहीं था। पर वो तीनों लोग बिना किसी नामो निशान के गायब हो चुके थे। न किसी ने कोई चीख सुनी, न किसी पड़ोसी ने कुछ देखा। पुलिस के हाथ भी ऐसा कोई सबूत नहीं लगा जो ये बता सके कि रातों रात वो तीनों औरतें कहाँ गायब हो गई। और शायद इसीलिए ही 3 दशक बाद भी द स्प्रिंगफील्ड 3 केस को सबसे ज्यादा अजीब और परेशान कर देने वाली अनसॉल्व मिस्ट्रीज में गिना जाता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वो तीनों कहाँ गए। असली सवाल ये है कि अगर घर में सब कुछ नॉर्मल था तो आखिर उन लोगों के साथ हुआ क्या? 6 जून 1992 स्प्रिंगफील्ड में उस दिन माहौल एकदम अलग था। कि कपूर हाई स्कूल के बच्चे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर कर चारों तरफ सेलिब्रेशन कर रहे थे। इसी सेलिब्रेशन का हिस्सा थी सूजी एके सुजैन स्ट्रीटर और उसकी बेस्ट फ्रेंड स्टेसी मकैल। दोनों ने शाम 6 बजे से लेकर पूरी रात तक कई पार्टीज अटेंड करी। हर तरफ एक्साइटमेंट और एक नई लाइफ शुरू करने का उत्साह था। रात धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लगभग 1:30 बजे के आसपास स्टेसी और सूजी ने डिसाइड किया कि वो अपनी एक और अच्छी दोस्त जिनेल कर्बी के घर रुकेंगे। वो लोग वहां पहुंचे पर वो जगह पहले से ही काफी ओवरक्राउडेड थी। उन्हें लग नहीं रहा था कि वो रात वहां गुजार पाएंगे, तो दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपनी गाड़ी से सूजी के घर जाएंगे जो कि 1717 डेल्मर स्ट्रीट पे था। पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनका एक छोटा सा डिसीजन उनकी लाइफ की इतनी बड़ी मिस्ट्री बन के रह जाएगा। 1717 डेल्मर स्ट्रीट वही घर था जहां सूजी अपनी माँ शेरिल लेविट के साथ रहती थी। लगभग रात के 2 बजे वो लोग अपनी गाड़ी से घर पहुंच चुके थे और घर के अंदर चले गए। ये वो आखिरी पल था जब उन्हें जिंदा देखा गया था। 7 जून 1992 अगली सुबह प्लान एकदम सिंपल था। सारे फ्रेंड्स वाटर पार्क जाएंगे। इसीलिए जनेल कर्बी और उसका बॉयफ्रेंड माइक हैंसन दोनों दोस्तों को लेने के लिए सूजी के घर पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तो सब कुछ एकदम नॉर्मल था। बस उन्होंने एक छोटी सी चीज नोटिस करी कि फ्रंट पोर्च की लाइट का ग्लास टूटा हुआ था। उन्होंने उस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। उन्हें लगा कि शायद किसी ने ये तोड़ दिया होगा या गलती से टूट गया होगा। लेकिन अजीब बात ये थी कि घर का फ्रंट डोर भी खुला हुआ था। वो सीधा घर के अंदर चले गए। उन्होंने देखा सब कुछ अपनी जगह पर था। घर का कुत्ता भी वहीं बंधा हुआ था। पर एक चीज अजीब थी, बाहर गाड़ियां खड़ी होने के बावजूद भी 3 लोग गायब थे। पहले सबको लगा कि 3 लोग इकट्ठा हुए हैं तो बिना बताए वो कहीं चले गए होंगे। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये थी कि दोनों गाड़ियां अपनी जगह पर खड़ी हुई थी और घर का सारा सामान भी वहीं था। इवन कपड़े और पर्स को भी किसी ने हाथ नहीं लगाया था। तो अगर सारा सामान अपनी जगह पर था तो वो तीनों इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? जब वो लोग ये सब सोच ही रहे थे तभी अचानक से घर का फोन बजता है। जेनेल उस फोन को रिस्पॉन्स करती है एंड सडनली सामने से एक बंदे की आवाज आती है। वो बहुत ही गंदी और सेक्सुअली ऑब्सीन टोन में जेनेल से बात करता है। जेनेल को लगता है कि शायद ये कोई प्रैंक कॉल है और वो उस फोन को इंस्टेंटली काट देती है। उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक छोटा सा फोन कॉल शायद इस केस का सबसे बड़ा क्लू बन सकता था। काफी देर तीनों की कोई खबर ना मिलने के बाद जेनेल ने आखिरकार पुलिस को फोन कर बुला ही लिया। पुलिस कुछ ही देर में ईस्ट डेल्मर स्ट्रीट हाउस में पहुंच गई।
पहले उनको भी यही लगा कि शायद तीनों फीमेल्स बिना किसी को बताए कहीं चली गई हैं, पर जैसे जैसे घर की और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की गई उतने ज़्यादा सवाल बढ़ते चले गए, क्योंकि सारा सामान अपनी जगह पर था, ना ही कोई स्ट्रगल का साइन था और ना ही कोई तोड़फोड़, ना कोई खून, ना किसी ने किसी के चीखने की आवाज़ें सुनी। तो आखिर फिर ऐसा क्या हुआ जो तीनों फीमेल रातों रात गायब हो गई? दोपहर के करीब 2 बजे स्टेसी की मदर जेनिस मकैल भी वहां आ जाती है। उन्होंने आते ही नोटिस किया कि घर की रिकॉर्डिंग मशीन में एक फोन कॉल रिकॉर्डेड था। उन्होंने उसे सुना तो उसमें वैसी ही मेल आवाज थी जो कि जेनेल ने एक्सप्लेन करी थी। एक बंदा जो कि एक्सप्लिसिट और ऑब्सीन टोन में बात कर रहा था। उस मैसेज को सुनते सुनते गलती से वो मैसेज डिलीट या फिर ओवरराइट हो गया और ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक बात हो गई, क्योंकि अगर वो मैसेज बच जाता तो एक काफ़ी बड़ा क्लू हो सकता था कि ये सब किसने किया। पुलिस के हाथ से काफ़ी बड़ा पोटेंशियल क्लू अब जा चुका था। सब समझ गए थे कि ये कोई नॉर्मल मिसिंग पर्सन केस नहीं है। पुलिस ने अगले कई दिनों तक पूरे नेबरहुड में हर किसी से बातचीत करी। उन्होंने हर एक पॉसिबल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी ताकि उन्हें कोई लीड मिल सके, पर उनके हाथ कुछ ना लगा। एक नेबर ने ये क्लेम किया कि उन्होंने सुबह 6 बजे के आसपास एक लाइट कलर की वैन को वहां से गुजरते हुए देखा था, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन से भी पुलिस को कोई सॉलिड एविडेंस या लीड नहीं मिली। जितना ज्यादा पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी उतना ही नए सवाल सामने आते जा रहे थे और धीरे धीरे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद सब चीजें बस 2 ही पॉसिबिलिटीज में आके अटक गए। या तो ये किसी ऐसे इंसान ने किया था जिस पर वो तीनों बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, या फिर किसी ऐसे इंसान ने जिसे सबूत मिटाना बहुत अच्छे से आता है। केस को और डीपली इन्वेस्टिगेट करने के लिए तीनों विक्टिम्स यानी कि शेरिल, उसकी बेटी सूजी और उसकी बेस्ट फ्रेंड स्टेसी, तीनों के बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया गया। पुलिस जानना चाहती थी कि क्या कोई ऐसा राज था जिसके कारण ये तीनों एक ही रात में गायब हो गए, या बस वो लोग गलत जगह पर गलत समय पर थे। शेरिल एक 47 ईयर ओल्ड हेयर ड्रेसर थी। अपने सेकेंड डिवोर्स के बाद उन्होंने स्प्रिंगफील्ड में एक घर लिया था। 1717 डेल्मर स्ट्रीट पर वो घर लेने के बाद कुछ साल पहले वो अपनी बेटी के साथ यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी। जो लोग उन्हें जानते थे उनके हिसाब से शेरिल एक हार्ड वर्किंग और इंडिपेंडेंट वुमन थी और उनके लिए उनकी बेटी ही उनकी दुनिया थी। शेरिल की बेटी सूजी, वो सिर्फ एक 19 ईयर ओल्ड टीनेजर थी और उसने जस्ट अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। उसके बैकग्राउंड के बारे में ऐसा कुछ खास था नहीं जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सके। उसकी बेस्ट फ्रेंड थी स्टेसी मकैल। वो दोनों एक दूसरे को सेकंड ग्रेड से जानते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई साथ में कंप्लीट करी थी और ग्रेजुएशन भी साथ में ही पूरी कर। तीनों का बैकग्राउंड एकदम सिंपल और डिस्टिंक्ट था। उन्हें कोई भी ऐसी कॉमन लीड नहीं मिली जो बता सके कि इनका कोई एक कॉमन दुश्मन हो। वो लोग अपनी एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहे थे, एक एकदम काम और पीसफुल लाइफ, और शायद ये ही इस केस को और ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग बना देता है, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि इन लोगों के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। जब पुलिस को घर से कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला तो उनका फोकस कुछ ऐसे लोगों पर गया जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस केस से कनेक्टेड हो सकते थे। इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसे नाम सामने आए जो कि इस केस के बाद में प्राइम सस्पेक्ट बने। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला नाम था रॉबर्ट क्रेग कॉक्स। रॉबर्ट एक आर्मी रेंजर रह चुका था। उसका पहले भी एक क्रिमिनल बैकग्राउंड था। उसने किडनैपिंग और रॉबरी के लिए जेल में सजा भी काटी थी। वो हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्प्रिंगफील्ड में कुछ समय के लिए रहने आया था, तो पुलिस का उस पर शक जाना भी लाजमी था। ईयर 1996 में डिसअपीयरेंस के पूरे 4 साल बाद रॉबर्ट ने ये क्लेम किया कि उन तीनों फीमेल्स की बॉडी स्प्रिंगफील्ड में ही कहीं बरिड है, पर कोई भी ठोस सबूत न होने के कारण पुलिस उसका ना कुछ कर पाई और ना ही उसको इस लीड को केस से किसी भी तरीके से कनेक्ट कर पाई। पुलिस की लिस्ट में दूसरा मेजर सस्पेक्ट था सूजी का एक्स बॉयफ्रेंड डस्टिन रेक्ला। डस्टिन रेक्ला और उसका दोस्त माइकल क्ले पहले भी अरेस्ट हो चुके थे। इन दोनों ने स्प्रिंगफील्ड म्यूजियम से ग्रेव रॉबरी का काम किया था। पुलिस को ये डर था कि कहीं सूजी इन दोनों के बारे में शायद कुछ ऐसा जानती थी जिसके कारण या तो इन्होंने सूजी को मार दिया या उसकी पूरी फैमिली और फ्रेंड को किडनैप करके कहीं छुपा दिया। लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम सामने आई। पुलिस को शक तो जरूर था पर उनके पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था। तीसरा सबसे मेजर सस्पेक्ट था लैरी डिवेन हॉल। लैरी डिवेन एक सीरियल किलर था।
अमेरिकन सिविल वॉर रीएनेक्टमेंट के टाइम पर इसने कई सारी लड़कियों को किडनैप कर उनका खून कर दिया था। अर्ली 1990s में ये मिसूरी के आसपास शिफ्ट हो गया था। लोगों ने इसको कई बार स्प्रिंगफील्ड केस से जोड़ने की कोशिश करी और पुलिस ने भी इसका नाम लिस्ट में आगे लाया, पर आखिर में प्रॉब्लम ये थी कि पुलिस के पास अब भी कोई ठोस सबूत नहीं था जो इस केस को लैरी से कनेक्ट कर सके, और लैरी भी ये दावा करता है कि वो कभी स्प्रिंगफील्ड आया ही नहीं। 3 सस्पेक्ट, लेकिन एक भी ऐसा सबूत नहीं जो पुलिस को असली जवाब तक पहुंचा सके। और शायद यही स्प्रिंगफील्ड 3 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हर इन्वेस्टिगेशन और नए पहलू के साथ एक नया सवाल खड़ा हो जाता था, पर जवाब कभी नहीं मिलता था। इंसिडेंट के दिन कुछ ऐसे मोमेंट हुए जिसने इस केस को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि टाइम के साथ या तो कई क्लूज खो गए या फिर इररिलेवेंट बन गए, जो कि लॉन्ग टर्म में इस केस के लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल साबित नहीं हुए। सबसे बड़ा क्लू जो वो फ़ोन कॉल हो सकता था, वो पहली बारी में रिकॉर्ड नहीं हुआ और पुरानी रिकॉर्डिंग गलती से डिलीट हो गई थी। पुलिस ने सालों तक इस केस को इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने हर पॉसिबल लीड को फॉलो किया, जो हो सकता था वो किया, और हर एविडेंस को ढूंढने की कोशिश करी, पर पुलिस ये आखिर तक नहीं समझ पाई कि आखिर उस रात ईस्ट डेल्मर स्ट्रीट पर हुआ क्या था। लगभग 3 साल के भारी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी पुलिस के हाथ कोई एविडेंस नहीं आया। आखिर में थक कर उन्हें भी इस केस को एक होल्ड फाइल पर डालना पड़ा। होल्ड फाइल का मतलब होता है कि जैसे ही इस केस से रिलेटेड कोई भी क्लू मिलेगा तो तुरंत इस पे री इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि पुलिस ने केस को क्लोज कर दिया। केस अब भी ऑफिशियली ओपन था, लेकिन साल और समय बीतता चला गया। आज लगभग इस केस को पूरे 34 इयर्स हो चुके हैं, एंड इवन आफ्टर 34 इयर्स ना ही कोई सवाल सुलझा और ना ही कोई जवाब बन पाया। पर पूरे 34 साल के लंबे इंतजार के बाद भी स्टेसी की मां जेनिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पूरे $42,000 इकट्ठा किए ऑन द बेसिस ऑफ फाउंड डोनेशंस। इसको उन्होंने एज अ रिवॉर्ड ऑफर किया, जो कि लगभग 40 लाख इंडियन रुपीस के बराबर है। उन्होंने कहा जो भी इनकी बेटी स्टेसी और सूजी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ला के देगा, वो उसको ये पूरा पैसा दे देंगे। वो इंफॉर्मेशन डेड रिमेन्स से लेकर उनसे रिलेटेड कोई क्लू तक भी हो सकता है। ये केस इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि इसके ऊपर द स्प्रिंगफील्ड 3 नाम की पूरी एक सीरीज बना दी गई। इसके अराउंड आज भी काफ़ी सारी थ्योरीज इंटरनेट पर इवॉल्व कर रही है। रेडिट से लेकर फेसबुक तक जहाँ भी ये डिस्कस हो रहा है, वहाँ पे हर रोज़ एक नई थ्योरी निकल के आती है। कहीं कोई एलियन एब्डक्शन से लेकर कहीं कोई मेजर क्राइम सिंडिकेट तक। पर इन सब में सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग थ्योरी है कॉक्स हॉस्पिटल बॉडीज, या मैं इसे प्रूफ कहूँ। स्प्रिंगफील्ड के एक रिपोर्टर ने ग्राउंड रेडार स्पेशलिस्ट को हायर किया ताकि वो रेडार की मदद से कॉक्स हॉस्पिटल फोरग्राउंड में क्या है वो देख सके। रेडार की मदद से जमीन के नीचे 3 डिस्टिंक्ट एनॉमलीज मिली। वो एनॉमलीज का साइज लगभग एक ह्यूमन बॉडी के बराबर था। रिपोर्टर को शक हुआ कि शायद ये 3 वही लेडीज हो सकती है जो अराउंड 34 इयर्स पहले गायब हो गई थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये सिर्फ रेडार रीडिंग थे। अगर वो तीनों पत्थर हुए तो ये सारी मेहनत खराब हो जाएगी। कोई सॉलिड एविडेंस ना होने के कारण पुलिस ने एक एक्टिव हॉस्पिटल के फोरग्राउंड को एक्सकवेट करने का परमिट नहीं दिया। और इसी के साथ ये थ्योरी, या मैं कहूँ आधा सच, हर अनआंसर्ड क्वेश्चन की तरह इस केस में फिर से एक अधूरा जवाब बनकर रह गया। लेकिन सच क्या है ये तो सिर्फ वक्त बता सकता है। और शायद इसी वजह से स्प्रिंगफील्ड 3 का ये केस आज भी कई लोगों के लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग साबित होता है, क्योंकि आखिरी में सवाल ये नहीं है कि वो लोग कहाँ गए। सवाल ये है कि अगर घर में सब कुछ नॉर्मल था तो आखिर उन 3 लोगों को आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई। आप लोगों का क्या मानना है? क्या हुआ होगा उस घर में? अपनी थ्योरीज और थॉट्स को कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई मिस्ट्री के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये याद रखिएगा कि एक आम घर को मिस्ट्री बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती।